डियर स्टूडेंट्स, पिछली मीटिंग में हमने कैटेनरी के बारे में डिस्कस किया था और उस कैटेनरी के समीकरण जो कि कार्तीय समीकरण निकला था उसके बारे में डिस्कस किया, वो भी साधारण कैटेनरी। यानी आपके सिलेबस में जो साधारण कैटेनरी है उसके लिए हमने एक तो नैज समीकरण के बारे में बात की। नैज समीकरण क्या होता है इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि जो चाप की लंबाई, किसी वक्र पर जो चाप है एस, पी क्यू जो चाप है एस, इसकी लंबाई और एक इस पी क्यू जो चाप एस है इसके द्वारा कोई भी कोण बनाया जा रहा हो साई, तो इस साई के मध्य संबंध यानी एस और साई के बीच में जो भी संबंध होगा, एस और साई के बीच में जो संबंध होगा वो नैज समीकरण कहलाता है। दूसरा हमने क्या है, कार्तीय समीकरण के बारे में भी बात की थी। नैज समीकरण तो आपको पता है, एस इज इक्वल टू सी टेन साई बना था। ये कैटेनरी का समीकरण निकला था, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। और एक आपने कार्तीय समीकरण के बारे में बात की, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ओके, ये दो इक्वेशन आपने पिछली मीटिंग में निकाल लिए थे। अब देखो इसमें क्या है कि अब इसमें हम कैटेनरी की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, कुछ डेफिनेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि साधारण कैटेनरी की आकृति, साधारण कैटेनरी की जो आकृति होती है वो एक परवलयाकार होती है। क्या होती है? वो है परवलयाकार। तो साधारण कैटेनरी के लिए जैसे हम यहाँ डायग्राम आए कैटेनरी का, तो ये नैज समीकरण और कार्तीय समीकरण तो आप पहले ही जान चुके थे। नैज समीकरण S इज इक्वल टू सी टेन साई, और दूसरा था कार्तीय समीकरण y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इन समीकरणों के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो कैटेनरी का नैज समीकरण होगा, या हम ये कहें कि कैटेनरी की जो आकृति बनेगी वह इस तरह से थी। इस पॉइंट को नाम दिया था 0C, और 0C इसको नाम दिया, और यहाँ इसको नाम दे दिया था हमने x अक्ष, इसको कहा था y अक्ष। ओके, ये सब कुछ आपको हम पिछली मीटिंग में डिस्कस कर चुके थे। अब इन पॉइंट्स को, जो श्रेय वाले बिंदु हैं ए और बी, ये इस तरह होते हैं, एक ही क्षैतिज रेखा में हो, एक ही क्षैतिज रेखा में हो। तो यहाँ जो ए बी होती है इसको हम कैटेनरी की विस्तृति के नाम से जानेंगे। तो कैटेनरी की जो कुछ डेफिनेशंस है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ, लेकिन उससे पहले कैटेनरी होती किस तरह की है, किस टाइप से है, तो उसके बारे में भी जानें। आप देखेंगे कि साधारण कैटेनरी का जो कार्तीय समीकरण होता है वो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है। इसको आपके लिए पिछली मीटिंग में बता चुके थे, जैसा कि कार्तीय समीकरण हम डिस्कस कर चुके थे कि y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी होता है। ओके, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि कॉस सी तो यहाँ रखा हमने, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक x का जो प्रसार होता है ना वो बनता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स फोर अपॉन फैक्टोरियल 4। तो आप देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपने पास एक्स अपॉन सी है, तो एक्स अपॉन सी का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये प्रसार होता है कॉस हाइपरबोलिक का। सी से अगर गुणा करें तो सी का 1 से किया सी आया, प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता है। आप इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बनेगा, लेकिन एक सी का गुणा करेंगे तो एक सी कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन सी आएगा। और ये फैक्टोरियल 2 को 2 लिखा, 1 बटे फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 24, 4 का फैक्टोरियल खोलोगे तो 4 3 2 1 ये बनता है, तो 24 आ जाएगा। यहाँ बनेगा एक्स फोर अपॉन में आएगा सी फोर में से एक सी कैंसिल, तो सी क्यू बना। ओके, आप देखोगे कि अगर हम x की अधिकतम घातों को नगण्य माने तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2c तक रखें, इसके बाद की जो भी घातें होंगी उनको क्या है, नगण्य माने। तो हमने लिखा ये y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c, c को लेफ्ट साइड में लाए y माइनस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2c से मल्टीप्लाई किया y माइनस सी के साथ,
तो 2c बाई माइनस सी एक्स स्क्वायर लेफ्ट में। आप देखोगे कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a जैसी फॉर्म बन रही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a जैसी कंडीशन बन रही है। इसका मतलब अक्ष क्या होगी, ये परवलय होगा, परवलय की अक्ष क्या होगी y, जो कि एक परवलय का समीकरण है। अब ये तो हो गया परवलय का समीकरण, यानी जो कैटनरी होती है ना, जिस कैटनरी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, एक परवलयाकार आकृति की फॉर्म में होती है। परवलयाकार आकृति की फॉर्म में होती है तो इसका मतलब जब परवलय के बारे में नाभि, नाभिलंब जीवा जो भी है इस तरह से डिसाइड मतलब आप डिस्कस करते हो उनके बारे में, तो यहाँ भी सेम कुछ कंडीशन होंगी इसकी अक्ष वगैरह। पहले कैटनरी की अक्ष, कैटनरी की अक्ष क्या होती है, ये जो झुकाव बिंदु होता है जिसको हम निम्नतम बिंदु सी कहें, अगर इस बिंदु से इस क्षैतिज के लंबवत कोई रेखा जा रही हो, ऊर्ध्वाधर रेखा कहो, तो यह रेखा क्या है, इसकी अक्ष कहलाती है। जैसे कि परवलय में भी तो यही अक्ष होती है ना, बाई अक्ष। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a जो परवलय बनता है उसके लिए भी बाई अक्ष ही होती है। अच्छा, आप देखोगे इसमें कैटनरी की अक्ष, तो कैटनरी की जो अक्ष होती है ना, कैटनरी के निम्नतम बिंदु सी से गुजरने वाली, ये जो कैटनरी का निम्नतम बिंदु सी है इससे गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा कैटनरी का अक्ष कहलाती है, यानी यही बाई अक्ष। बाई अक्ष के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बाई अक्ष क्या है, इसकी अक्ष कहलाती है। दूसरा होता है कैटनरी का प्राचल। तो कैटनरी के प्राचल की बात करें, यहाँ ये जो सी पॉइंट होता है ना, जो यहाँ सी पॉइंट है, यही इस कैटनरी का क्या कहलाता है, प्राचल कहलाता है। ये जो सी जो दूरी है, अब ये सी दूरी जो ली गई है ना, ये अगर वो मूल बिंदु है तो ये जो सी दूरी होगी वो यहाँ इस निम्नतम बिंदु से लेकर के ओ तक की दूरी होगी। ओके, इसके बाद में कैटनरी का शीर्ष, यानी ये जो 0c है ना, यहाँ सी पॉइंट है वो, इसको आप कैपिटल सी नाम दें जिसके कोऑर्डिनेट 0c हैं, तो ये सी पॉइंट ही कैटनरी का शीर्ष कहलाता है। यानी कैटनरी का निम्नतम बिंदु सी 0c कैटनरी का शीर्ष कहलाता है। कैटनरी की नियता क्या होगी, आप देखोगे अगर इसकी नाभि कुछ इधर हो, यानी नाभि यहाँ है एस, तो एस से लेकर के ये शीर्ष तक की दूरी और शीर्ष से उतनी ही विपरीत दिशा में दूरी, अर्थात विपरीत दिशा में जो दूरी बनेगी ना वो मूल बिंदु 0 0 ही होगा। तो अब परवलय की बात करते हैं, अगर परवलय ये बाई स्क्वायर इज इक्वल यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a है और ये मूल बिंदु है और यहाँ इसकी नाभि है a 0, a, तो आप समझोगे एस जो कि मूल बिंदु से 0a दूरी पर है तो उतने ही विपरीत दिशा में नियता का समीकरण होता है, जो कि ये बनता है x इज इक्वल टू y इक्वल टू, ये ऊपर 8 डिस्टेंस है तो नीचे -a, तो ये इसकी नियता का समीकरण बनता है। लेकिन यहाँ देखेंगे 0 सी जो पॉइंट है ये शीर्ष है, तो यहाँ अगर नाभि इसकी s है तो इससे जस्ट विपरीत दिशा में जो कि x अक्ष होगी ये इसकी नियता कहलाती है। यानी कैटनरी के निम्नतम बिंदु सी से स्मॉल सी गहराई पर क्षैतिज रेखा अर्थात x अक्ष, यानी ये जो सी गहराई है ना, शीर्ष सी कैपिटल सी जो शीर्ष है पॉइंट जो सी है, इससे सी गहराई यानी नीचे की तरफ, सी गहराई यानी नीचे की तरफ, तो यानी सी गहराई पे तो क्या x अक्ष है, तो यहाँ ये जो x अक्ष है यही कैटनरी की नियता कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कैटनरी का नाभिलंब। कैटनरी के नाभिलंब की बात करें तो आप देखेंगे कि कैटनरी का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बाई माइनस सी होता है, तो यहाँ जो 2c होगा ना, बाई माइनस सी का जो गुणक है 2c, यही क्या होगा, इसका नाभिलंब होगा 2c। लेकिन t0 इक्वल टू wc होता है, ये हम टेंशन इस सी पॉइंट पर जो तनाव होता है, इस सी पॉइंट पर जो तनाव है आपको डिस्कस कर चुके हैं कि t0 इक्वल टू ये wc के बराबर होता है। t0 सी पॉइंट पर तनाव t0 और यहाँ कोई पॉइंट लिया था उसका तनाव माना था हमने कैपिटल T, तो t0 इक्वल टू wc, तो c की वैल्यू निकालोगे t0 अपॉन w आएगी, तो यहाँ c की वैल्यू t0 अपॉन w रखी, यही क्या होगा, इसका नाभिलंब। अब कैटनरी की विस्तृति की बात करें, ये जो a और b पॉइंट है ना स्थिर बिंदु, इनके मध्य अगर ये एक ही क्षैतिज रेखा में है, ये क्या है क्षैतिज रेखा में है, तो a और b के मध्य की जो दूरी होगी वही विस्तृति कहलाती है। तो आप देखेंगे कैटनरी के स्थिर बिंदु a तथा b के मध्य क्षैतिज दूरी कैटनरी की विस्तृति कहलाती है।
अगला पॉइंट है 7वां, कैटनरी का झोल या आनयन। झोल या आनयन, यानी झोल का मतलब है कि इस पॉइंट से यानी क्षैतिज AB से कितनी गहराई पे है ये सी पॉइंट, ये इसका झोल या आनयन कहलाता है। तो आप देखेंगे कैटनरी की विस्तृति AB से, ये जो AB विस्तृति है इससे सीड्स कैपिटल C की गहराई कैटनरी का आनयन कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं एक तरह से, अगर ये C से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो, बाई हो, तो यही इसका आनयन कहलाएगी। बाई दूरी है जो AB से लेकर के C तक की जो दूरी है वो है इसका आनयन कहलाएगी। ओके, तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस। अब क्या है कि यहाँ कुछ प्रॉपर्टी और रहेंगी कैटनरी के बारे में, उनमें से कुछ को इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं, कुछ अगली मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने कैटनरी की जो पहली वीडियो नहीं देखी है वो उसको देखेंगे पहले, तब इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे या सीन करेंगे। जब भी वीडियो को आप जो क्या है देखें तो अपना माइंड स्थिर रखोगे, जिससे कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है यानी सामान्य कैटनरी के गुणधर्म। सामान्य जो कैटनरी है इसके कुछ गुणधर्म हैं। सामान्य कैटनरी के गुणधर्म, पहला गुणधर्म है इसमें बाई और साई में संबंध। बाई और साई में संबंध, तो बाई और साई में संबंध निकालने के लिए आप समझेंगे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में कुछ फॉर्मूले बताए थे आपके लिए, और वहां चाप की लंबाई जो पढ़ाई थी आपको, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ रिलेशंस थे। तो उनमें पहला था dx अपॉन ds इज इक्वल टू कॉस साई, तथा dy अपॉन ds इज इक्वल टू साइन साई। उनमें ये दो फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही समझाए जाते हैं। ds अपॉन dx इज इक्वल टू dx अपॉन ds इज इक्वल टू कॉस साई, और dy अपॉन ds इज इक्वल टू साइन साई। अब आप देखेंगे कि अगर हम dy अपॉन डी साई निकालें, क्योंकि हमें जो संबंध निकालना है बाई और साई में निकालना है, अब dy अपॉन डी साई करें तो आप समझोगे, इसको लिख सकते हो dy अपॉन dx अपॉन डी साई, या इसको आप s की फॉर्म में लिखें dy अपॉन ds और ds अपॉन डी साई। तो इसमें से क्या है, s की फॉर्म में इसको अगर हमने तोड़ दिया है तो आप इसमें वैल्यू रखें, और वैल्यू क्या है कि जैसे कि आपने देखा यहाँ dy अपॉन ds की वैल्यू है कितनी, साइन साई, तो यहाँ इसकी वैल्यू साइन साई रखेंगे, साथ में ds अपॉन डी साई। ओके, अब एक और फॉर्मूला आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कैटनरी के लिए, जो नैच समीकरण है s इज इक्वल टू सी टेन साई होता है। तो आप s की वैल्यू रखेंगे यहाँ साइन साई d अपॉन डी साई, s की वैल्यू है यहाँ सी टेन साई। ओके, s की वैल्यू सी टेन साई, ये तो है यहाँ साइन साई, इनटू में सी टेन साई का होता है सेक स्क्वायर साई, साई के रेस्पेक्ट में। अब सेक टेन का हो गया यहाँ सेक स्क्वायर साई, लेकिन यह जो वैल्यू बनी डी बाई अपॉन डी साई के इक्वल बनी, जो कि साइन साई इनटू में सी सेक स्क्वायर साई। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साई।
तो जैसे ही अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बाई वाले एक तरफ करेंगे और साई वाले एक तरफ करेंगे, तो आप देखोगे इसमें डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या है कि सी पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर है ना, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, या एक सेक को नीचे लाओ, कॉस बनेगा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस को साइन के साथ लिखोगे तो साइन अपॉन कॉस बनेगा जो कि टेन साई होगा, और एक सेक साई यही रखेंगे। ओके, अभी यहाँ डी साई है, उसको हम राइट साइड में ले जाएं और इंटीग्रेशन करें, तो डी वाई है ना, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और सी, सेक एक्स टेन एक्स, आप जानते हैं सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो है, देखो सेक टेन है ना, तो आप जानते हैं कि जो सेक टेन है वो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का, तो इसका मतलब है कि अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, सेक बनेगा। तो इसको आप इंटीग्रेशन जो कि सेक बनेगा तो उसको लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा सी सेक साई। अच्छा, ये सी सेक साई बन गया, तो इसके साथ में कुछ कांस्टेंट भी आएगा, मान लीजिए कांस्टेंट कैपिटल ए है या C1 है, जो भी माने आप। लेकिन स्पर्श बिंदु जो बन रहा था ना यहाँ T0 था, तनाव 0, C पर, किस पर, 0C जो पॉइंट था इस पर तनाव क्या था T0, और इस पर जब तनाव T0 था तो आपको एक पॉइंट और बताया गया था कि ये एक्स अक्ष है, और इसको पी पॉइंट दिया था नाम, इस पर स्पर्शरेखा खींची गई थी और ये एक्स अक्ष के साथ साई कोण बना रही थी। अगर ये स्पर्शरेखा, देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये जो स्पर्शरेखा और एक्स अक्ष दोनों समांतर हो जाएंगी तो इसका मतलब एंगल बनेगा ही नहीं, एंगल क्या रहेगा, 0। ये तो पी पॉइंट पे था, पी पॉइंट पर स्पर्शरेखा के द्वारा बनाया गया एक्स अक्ष के साथ कोण था, लेकिन अब ये सी पॉइंट पर क्या है कि सी पॉइंट पर एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी ना स्पर्शरेखा, तो एंगल क्या रहेगा, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सी 0C पर साई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू कितना है, कॉमा बाई इज इक्वल टू सी, तब यहाँ सी लिखेंगे, सी इज इक्वल टू सी सेक 0 प्लस C1, और आप जानते हैं कि सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो C1, C से C कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज C1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से C1 की वैल्यू 0 रखें, तब y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू आएगा C सेक साई। तो ये जो रिलेशन रहा वो y और साई के बीच में रिलेशन रहा। अब देखिए अगर आप x और साई के बीच में संबंध निकालें, एक और रिलेशन निकालेंगे, सेकंड है x और साई के मध्य संबंध, x और साई के मध्य संबंध। तो जिन फॉर्मूलों की हेल्प से आपने अभी ये संबंध निकाला y और साई के बीच में, उन्हीं की हेल्प से हम x और साई के मध्य संबंध निकालेंगे। तो आप इसको लिख सकते हो dx अपॉन जो डी साई है ना, यहाँ से dx अपॉन डी साई, यहाँ dy अपॉन डी साई लेके चले थे, अब की बार dx अपॉन डी साई लेकर के चले, dx अपॉन डी साई इज इक्वल टू, लिख सकते हो इसको dx अपॉन ds इंटू ds अपॉन डी साई। तो आप देखोगे यहाँ dx अपॉन ds की वैल्यू cos साई है, तो इसको आप लिख सकते हो dx अपॉन डी साई इज इक्वल टू, इसको dx अपॉन ds को क्या लिख सकते हैं, cos साई, और इसके बाद है ds अपॉन डी साई। लेकिन आप जानते हैं कि जो s इज इक्वल टू है ना, s इक्वल टू सी टेन साई, तो यहाँ ये वैल्यू रखेंगे dx अपॉन डी साई इक्वल टू cos साई इंटू d अपॉन डी साई, और यहाँ सी टेन साई यह बन जाएगा cos साई इंटू सी टेन साई का करोगे तो sec स्क्वायर साई। अच्छा, एक cos कैंसिल हो जाएगा sec से, तो ये बना c sec साई। अब आप इसको जो कि dx अपॉन डी साई है सेपरेट करें, c sec साई और d साई
इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dx का x हो जाएगा, c sec साई का log sec साई प्लस tan साई बनेगा, ओके, प्लस का कोई कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए ये C2 है। अब आप क्या करेंगे, बिंदु जैसे कि पहले कंडीशन ली C 0, C पर जो साई की वैल्यू होगी वो 0। अच्छा, साई की वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे तो c log साई 0 लिखोगे, sec 0 1 होगा, प्लस tan 0 की वैल्यू 0 होगी, प्लस C2। अच्छा, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 0 इज इक्वल टू c log 1 की वैल्यू 0 होगी, प्लस का C2। तो यहाँ से जो C2 की वैल्यू निकली वो 0 आई। अच्छा, C2 की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ C2 की वैल्यू 0 रख देंगे, तब x इज इक्वल टू c log sec साई प्लस tan साई, ओके, ये इसका सेकंड रिलेशन रहेगा। अब इसके बाद में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।